हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 6 क्लास की हिस्ट्री की किताब का। इस चैप्टर में दिया गया है ट्रेडर्स के बारे में, किंग्स के बारे में और पिलग्रिम्स के बारे में। आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप भी पिलग्रिम कहलाएंगे, तीर्थयात्री कहलाएंगे। तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेनें भी चलती हैं तो आपको याद होगा आप भी पिलग्रिम हैं या रहे हैं। ट्रेडर्स की बात करें, व्यापारी और राजा, बड़ा आसान सा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीजें पास्ट से रिलेट करके बताई गई हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज भी इफेक्टिव हैं और यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी क्रिश्चियनिटी के बारे में। क्रिश्चियनिटी आता कहाँ से शुरू होता है, इंडिया में कहाँ तक फैला, भक्ति क्या है, कैसे शुरू हुआ, नालंदा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है उसके बारे में पता चलेगा। पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों के बारे में हमें पता चलेगा और उनकी क्या क्वेस्ट थी, किस चीज को ढूंढ रहे थे वो। बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड होगा, जो कुशाना नॉर्थ वेस्ट में साकास के बाद जो आए उनके साम्राज्य के बारे में पता चलेगा। जो आपकी रेशम की रूट है, सिल्क रूट, उसके बारे में पता चलेगा। ये सिल्क रूट की कहानी क्या है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, आखिर ये सिल्क क्या है। सबसे पहला सवाल तो यही है, सिल्क क्या है, फिर इसकी रूट क्या मतलब है इस चीज का। सातवाहना किंग्स के बारे में जानेंगे। नई जो कोस्टल किंगडम्स आएंगे, कोस्टल एरियाज में जो किंगडम्स आने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जो सबसे पहला टॉपिक था वो ये है कि हमें ट्रेडर्स या ट्रेड के बारे में कैसे पता चलता है, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हमेशा की तरह पता कैसे लगाएं, हाउ विल वी नो दैट ट्रेडर्स एंड ट्रेड वर गोइंग ऑन। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं कि जो ट्रेडर्स थे वो अलग अलग जगह अपना माल ले जाया करते थे बेचने के लिए। साउथ इंडिया में बात करें, दक्षिण भारत में गोल्ड, गोल्ड से याद आना चाहिए आपको सलाम रॉकी भाई, KGF, ये हमेशा याद आना चाहिए। जैसे गोल्ड आए KGF याद कर लो, आसान हो जाएगा। तो साउथ में गोल्ड मिलने वाला है। स्पाइसेस मिलने वाले केरला से, याद है वास्को डी गामा आता है केरला, जमोरियन, तो स्पाइसेस आपको मिलने वाले हैं केरला और आसपास के इलाके से जो आपका नीलगिरी एरियाज है। पेपर, ब्लैक गोल्ड, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और प्रेशियस स्टोन, ये सारी चीजें आपके साउथ से ट्रेड होती थी, इस चीज के बारे में हमें पता चलता है। ये इसमें खासकर था आपका पेपर, जिसको आप ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, बहुत ज्यादा वैल्यू थी आपकी रोमन एम्पायर में। और हमने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि रोमन एम्पायर भी कहीं ना कहीं उसी टाइम पे ग्रो हो रहा था। ब्लैक गोल्ड जो पेपर है इसके बारे में हमने समझ लिया। साथ में जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं ये रोम के साथ अपने शिप्स जो आते जाते रहते थे, ये सी लेन का या फिर शिप्स के द्वारा इनकी ट्रेडिंग होती थी। जमीन पर जो आपकी बैलगाड़ियां जा रही हैं, घोड़ा गाड़ियां जा रही हैं, इनसे भी माल का आना जाना चलता रहता था। ये हमें इसलिए भी पता चलता है क्योंकि हमें रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के मिले साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली। तो आपको सिक्के मिले तो आपको पता चला व्यापार होता था। और हम बेचते क्या थे, हम उनको ब्लैक गोल्ड जो कि है पेपर, स्पाइसेस, ये सारी चीजें बेचा करते थे, हम गोल्ड बेचा करते थे। साथ में ट्रेडर्स जैसे जैसे अपना व्यापार बढ़ाएंगे नई नई रूट्स भी डेवलप करने लगेंगे ट्रेड की। सी रूट्स पर्टिकुलरली ये डेवलप हो जाएंगी क्योंकि सी से बहुत ही ज्यादा आसान हो रहा था ज्यादा से ज्यादा माल भेजना। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि कोस्टल एरियाज डेवलप होने लगेंगे। अरेबियन सी के आसपास, बे ऑफ बंगाल के आसपास आप देखेंगे बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारी एरियाज आने लगेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट होगा मानसून विंड का समझना। अगर मानसून विंड्स का एडवांटेज ये जो लेने लगे थे सेलर्स, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेड आसान हो गया था। हम जानते हैं नॉर्थ वेस्ट मानसून होगा, फिर उसके बाद रिट्रीविंग मानसून होगा, रिट्रीटिंग मानसून होने वाला है। उसमें विंड का डायरेक्शन पहले इस साइड से इस साइड होगा, फिर इस साइड से इस साइड। तो जो आपके, अगर आप डायरेक्शन समझ गए, यहां से आपने एक नाव में बैठे, एक शिप में बैठे और वो इंडिया आ गया। जब आपको इंडिया से वापस जाना है तो आप अपना माल खाली करिए और जब रिट्रीटिंग मानसून विंड्स होंगी तो आप उनके साथ बैठ के वापस अपने गाँव आ जाइए। इस तरीके की चीजें आप देखें। इससे हमारा जो ईस्टर्न अफ्रीका साइड है, यहाँ से बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड होने लगा, यहाँ से ट्रेड बढ़ेगा। आपका श्रीलंका के आसपास का ट्रेड बढ़ने वाला है। यहाँ पर जो भी आपके थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ये सारी जगहों से भी ट्रेड बढ़ने लगेगा। म्यांमार से भी ट्रेड बढ़ने लगेगा। सारी जगहों से आप देखेंगे कि जो आपका सी रूट है वो डेवलप होगा। क्यों होगा? क्योंकि मानसून विंड्स का एडवांटेज लेना भी सीख गए, साथ में नई नई सी रूट्स भी एक्सप्लोर कर ली। ये आपके ट्रेड को बूस्ट करेगा। जैसे ट्रेड को बूस्ट कर रहे हैं आप, इसके बारे में बहुत सारी पोएम्स लिखी गई। ट्रेड में मैंने आपको बताया ईस्टर्न अफ्रीका से जो ट्रेड बढ़ने वाला है उसमें अरब्स और अफ्रीकन्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेलर्स के लिए, सेल करने के लिए। वहां के मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम बताता हूं किस तरीके का जहाज होता था पहले के समय में। इस तरीके से, और ऊपर मास्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये लगा रहता था। हवा जिस डायरेक्शन में आएगी उस डायरेक्शन में मोशन ऑफ द बोट हो जाता था। तो
मास्ट को आपको चेंज करना पड़ता था उसका डायरेक्शन, तो आपकी बोट का जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाता था। ट्रेडर्स के बारे में या फिर ट्रेड के बारे में, कोस्टल इंपॉर्टेंट टाउन्स के बारे में, एरियाज के बारे में संगम पोएम्स में भी लिखा है। बहुत सी संगम पोएम्स में इस चीजों की बात की गई है। जो पुअर है या फिर आप कहें आज के समय में ईस्टर्न साइड में कोस्टल एरिया में, तमिलनाडु में एक कोस्ट ये हार्बर है, वहां की बात की गई, वहां के पोर्ट की बात की गई है। यहाँ की तारीफ इस तरीके से की गई है, हेयर आर ब्रॉड स्विफ्ट prancing horses by the sea in the ship। यहाँ पर बड़े तेज घोड़े लाए जाते हैं। घोड़े कहाँ से? अरब के घोड़े, अरबी घोड़ा कहा जाता था। अरबी घोड़े बहुत ज्यादा जो आते थे शिप से, वो यहाँ आते थे। साथ में आप देखेंगे ब्लैक पेपर इन द कार्ट्स, तो बहुत सारे ढेर भरकर ब्लैक पेपर इस आपके शिप में लोड किया जाता था, जो रोमन साम्राज्य में जाएगा और भी तमाम जगह पर जाएगा। तो ब्लैक पेपर हम भेजते थे और जो अरबी घोड़े हैं हम उनको लेते थे, खरीदते थे। यहाँ पे आप पुहर समझ गए, ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी एंड बे ऑफ बंगाल हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन है, यहाँ आपका पोर्ट बनेगा, ये है पुहर, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यहाँ पर बताया जाता है संगम लिटरेचर के टाइम पे कि किस तरीके से हॉर्सेस आपके इंपोर्ट किए जाते थे, अरबी घोड़े, साथ में पेपर, जेम्स और गोल्ड आपके दिए जाते थे या फिर एक्सपोर्ट किए जाते थे। सैंडलवुड भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जो कि आपके वेस्टर्न हिल्स में होता था, इसको भी आप एक्सपोर्ट करते थे। पर्ल्स जो सदर्न सी में होते थे, जो कोरल्स हैं जिनको हम मूंगा कहते हैं हिंदी में, इनको भी कहीं ना कहीं ईस्टर्न ओशन के आसपास जहां से डेवलप होते थे, इनको भी एक्सपोर्ट किया जाता। गंगा के आसपास जो क्रॉप्स होते थे, कावेरी के आसपास जो क्रॉप्स होते थे, आप देखने वाले, इनको भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। खाने की चीजें आपको श्रीलंका से मिलेंगी, पॉटरी आएगी आपके पास म्यांमार से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। गंगा और कावेरी के आसपास से जो भी आपके क्रॉप्स डेवलप हो रहे हैं उनको, साथ में खाने की चीजें श्रीलंका से, और जो मटके वगैरह और तमाम चीजें बनाई जा रही वो म्यांमार से आपके पास आएंगी। उसके अलावा भी बहुत से खास रिच और रेयर, मतलब काफी नायाब इंपोर्ट्स भी होते थे, उसके बारे में भी बताया गया है वहां पर। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूं, आपकी यहाँ पर क्या होने वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है। ट्रेड हो रही तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये समझिए आपका एम्पायर बनेगा, बिकॉज इकोनॉमी एंड एम्पायर आर को रिलेटेड। जैसे ही आपकी कोस्टल इकोनॉमी डेवलप होगी, वहां पे न्यू किंगडम्स डेवलप हो जाएंगे, कोस्टल टाउन्स में, कोस्टल एरियाज में नए किंगडम्स आएंगे। आप यहाँ देखने वाले हैं कि जो एरियाज हैं, आपके हिल्स हैं, प्लेटूज हैं और रिवर वैलीज हैं, इनके आसपास आप देखें पर्टिकुलरली रिवर वैलीज बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हैं, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हैं, तो रेवेन्यू बनने वाला है। ट्रेड भी हो रहा है तो भी रेवेन्यू बनने वाला है। तो जो भी किंग्स या जो भी आपके चीफ्स इस पर्टिकुलर एरिया, रिवर वैली या कोस्टल एरिया को कंट्रोल में लाएंगे, उनके पास पैसा होने वाला है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वो इतना सारा ट्रेड और इतनी ज्यादा फर्टाइल एरिया के मालिक हैं। यहां से आपको समझ में आएगा, जैसे अमीर होंगे वैसे वैसे अपनी स्टैंडिंग आर्मी बना सकते हैं, अपने आप को एम्फसाइज कर सकते हैं, अपने किंगडम को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। संगम पोएम्स में, संगम लिटरेचर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संगम पोएम्स में एक शब्द का यूज किया है जिसको कहते हैं मोविंदर। जो मोविंदर का नाम है, मोविंदर ये शब्द है, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है तीन राजा या फिर तीन मुखिया। तो थ्री चीफ्स, तीन चीफ की बात की गई है यहाँ पर। आप देखने वाले कि जो तीन चीफ्स हैं ये पर्टिकुलरली रूलिंग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है चोलास, चेरास एंड पांड्यास। आप याद रखें CCP, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ये काफी पावरफुल साउथ इंडियन किंगडम बनाएंगे। और इनका जो डिस्कशन आता है वो सीन में डिस्कशन आने वाला है 2300 ईयर्स। यहाँ पर फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 2020 है, ये आपका 0 है, और 0 से 300 साल पहले से इनकी कहानी चालू हो जाती है। यहाँ हम पढ़ेंगे तो ये आपका 2300 ईयर्स, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 300 BC, संगम एरा के टाइम पे 300 BC पे आपको चोला, चेरास और पांड्यास की कहानी आपको समझ में आएगी। इनके अलग अलग सेंटर्स होंगे पावर के, इनलैंड सेंटर्स भी होंगे और साथ में कोस्टल सेंटर्स भी होंगे, जहां से ये अपना पूरा पावर और कंट्रोल एक्सरसाइज करते थे। 6 इंपॉर्टेंट सिटियां थी जिसमें से हम बात करने वाले हैं 2 की। पहला है आपका पुहर या कावेरीपट्टनम, जो चोला के लिए इंपॉर्टेंट था, चोला की पोर्ट सिटी थी। उसके बाद एक और है मदुरई, जो पांड्यास के लिए इंपॉर्टेंट था, पांड्यास के लिए इंपॉर्टेंट कैपिटल था मदुरई। तो मैंने बात की पुहर और मदुरई की। यहां पर आप देखने वाले हैं जो चीफ्स हैं वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करेंगे, इसके बनस्पत वो गिफ्ट्स लेंगे लोगों से। लोगों से वो गिफ्ट्स लेने वाले हैं, चाहे वो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनसे वो गिफ्ट लेंगे, आपसे रेगुलर टैक्सेस नहीं वसूले जाएंगे। जब मिलिट्री एक्सपीडिशन होता था तब आपसे ट्रिब्यूट लिए जाएंगे। जो भी आसपास के इलाके हैं, जैसे उन्हें एक्सपेंशन कर लिया, अपना एक पर्टिकुलर एरिया था, अब उसको एक्सपेंड कर दिया मिलिट्री एक्सपीडिशन से, तो आसपास के लोगों से भी वो ट्रिब्यूट्स लेने लगेंगे। एक प्रॉपर फिक्स सिस्टम ऑफ टैक्सेशन नहीं था।
फिर उसमें से क्या करने वाले हैं, कुछ जो धन है, कुछ वेल्थ वो अपने पास रखेंगे, बाकी सब जो होने वाला है वो अपने सपोर्टर्स में, साथ में अपने जो मेंबर ऑफ फैमिली हैं या फिर अपने सोल्जर्स या फिर अपने जो कवि हैं उनको दे देंगे। जो आपके संग मेरा के कवि हैं उनको इतना पैसा दिया जाता था, उनको हाथी, उनको घोड़े दिए जाते थे, उनको घर दिए जाते थे। आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो पोएट्स हैं ये जब भी तारीफ करते थे इन चीफ्स की, जब भी प्रशस्ति लिखते थे, तब भी जब भी ये कविताएं लिखते थे तो उनको सोने चांदी, बड़े बड़े जवाहरात, घोड़े, हाथी, कभी कभी आप देखेंगे चैरियट्स, चैरियट्स को हम कहते हैं घोड़ा बग्गी, या फिर आप देखेंगे बढ़िया शानदार कपड़े भी दिए जाते थे। तो पोएट्स के भी मजे थे उस टाइम पे। अब हम देखें नेक्स्ट जो एक किंगडम आता है वो है सातवाहनास। सातवाहनास आप देखेंगे इस तरफ से कंट्रोल कर रहे हैं पूरा नीचे तक। यहाँ पे पांड्यास किंगडम है, यहाँ चोला किंगडम है। सातवाहनास कंट्रोल करने वाले हैं आपके डेक्कन एरिया को, पर्टिकुलरली वेस्ट। वेस्ट पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस ये जमाने वाले हैं, आज के समय कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र आप कह सकते हैं। 200 साल बाद जो डायनेस्टी आपकी सातवाहना आती है, मतलब मैं कह रहा हूं 2300 के बाद से आगे चलेंगे तो 2100 के आसपास आप देखेंगे कि सातवाहनास आपके पिक्चर में आएंगे, धीरे धीरे पावरफुल हो जाएंगे वेस्टर्न इंडिया में। जैसे ये वेस्टर्न इंडिया में पॉपुलर होंगे या पावरफुल होंगे, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर आता है जिसके इंस्क्रिप्शंस आपको देखने मिलते हैं, जो उनकी मदर ने कंपोज किए हैं, उनका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी आपके जो वेस्टर्न एरियाज को काफी ज्यादा अपने अंडर में ले लेंगे, एक किंगडम में एस्टैब्लिश करेंगे और अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं। इनको कहा जाने लगा था लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथा। जो दक्षिण पथा हम आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में 10th चैप्टर में। तो दक्षिण पथा का इनको लॉर्ड, भगवान कहा जाने लगा। जो भी लीडिंग सी रूट्स थी या फिर जो साउथ की तरफ जो भी रास्ता जाता था वो इनके यहां से होकर जाता था। तो साउथ जो आपकी मंजिल थी उसका रास्ता इनके दक्षिण पथ से होकर जाता था। इसीलिए स्वाभाविक सी बात है इनके पास भी बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि ये भी टैक्सेशन या फिर जो भी चीजें करेंगे, ट्रेड वहां पे बढ़ ही रहा है, तो ट्रेड को ये कहीं ना कहीं कैप कर सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी भेजी ईस्ट, वेस्ट और साउथ में, तीनों जगहों पे जो भी तमाम कोस्टें थी या फिर जगहें थी वहां पर इन्हें अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश की और अपना एक्सपेंशन करते रहे। अब हम बात करने वाले रेशम की, सिल्क की। तो जो रेशम मार्ग है उसको समझने से पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये रेशम है क्या, कहां से इसकी कहानी शुरू होती है। तो ये बात है चाइना की। चाइना में एक राजघराने की एक राजकुमारी थी। वो व्हाइट टी पी रही थी एक पेड़ के नीचे बड़ी आराम से बैठ के। तभी एक ककून उसकी चाय में जाकर गिर जाता है। वो चाय पीने वाली थी कि वो उस ककून को देखती है, और ककून देखती है तो उसमें उसको दिखता है काफी रेशे निकल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चाय में रेशे निकल रहे हैं। जब ये रेशे निकलते हैं तो वो समझ नहीं पाती ये क्या चीज है। वो पता करने की कोशिश करती है, उन रेशों को खींचने लगती है। जब वो रेशों को खींचती है तो उनको एक सीधा धागा मिलता है, काफी मजबूत। फिर वो उस पेड़ को देखती है तो पास में उसको समझ में आता है ये मलबरी का पेड़ है, और इस मलबरी के पेड़ पे ही इस तरीके के ककून्स लगे हैं, और बहुत सारे ककून्स लगे थे। ये लगभग 7000 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। 7000 ईयर्स अगो ये पूरा प्रोसेस चालू होता है, और उन राजकुमारी के बाद से सिल्क के कपड़े बने जाने लगते हैं। सिल्क को वीविंग करते हैं और सिल्क के कपड़े बना दिए जाते हैं। ये जो सीक्रेट है ये गार्ड किया जाता था लगभग 7000 साल के लिए। इसको सीक्रेट को गार्ड करके रखा गया। चाइना सिर्फ जरूरी अगर आपको डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने तब बाहर के राजाओं को इसको गिफ्ट किया करता था, नहीं तो सिर्फ चाइनीज एरिस्टोक्रेसी को ही सिल्क पहनना अलाउड था। सिल्क वीविंग के बारे में जो वॉर्म्स हैं, वॉर्म्स में से धागा निकाला जाएगा, धागे को फिर किस तरीके से पिंडा बनाया जाएगा, जो आपका वोल होता है वोल बनाया जाएगा, और उसको फिर वीविंग करके आप कपड़ा बनाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आपको सिल्क के बारे में समझ में आ गई होगी। आगे हम एक और एनिमेशन देखेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली आपके रूट्स के बारे में। यहां आपको सिल्क के बारे में, इसकी सिल्क की जो शुरुआती कहानी है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करने वाले हैं आगे की। जो आगे की बात आपकी रहने वाली है वो आपकी होगी ऑन द डिस्कशन ऑफ सिल्क रूट। तो सिल्क जो है 7000 साल तक एज ए सीक्रेट रखा गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जहां उसको बगदाद और आसपास के इलाकों में गिफ्ट के तौर पे दिया जाने लगा, उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बढ़ी। कोरिया में, जापान में, ये सारी जगहों पे आपको सिल्क की टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन होगा, फिर सिल्क प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। रोम में इसको माना जाता था काफी खास। रोम के लोग सिल्क के कपड़े को पहनने के लिए दीवाने थे। वो ज्यादा से ज्यादा कीमत देते थे और ये बहुत महंगा भी था। जैसे ही सिल्क महंगा होता है, चाइना से जब सिल्क आता था तो जो रास्ता है चाइना से यूरोप तक जाने का, उस रास्ते पर
जो भी किंगडम्स पड़ते थे उनने भारी टैक्सेस वसूलना चालू कर दिया या भारी ट्रांजिट फीसेस वसूलना चालू कर दी। जब वो भारी ट्रांजिट फीस वसूलेंगे तो ये काफी महंगा था और महंगा हो जाएगा, लेकिन लोगों को तो इसकी जरूरत थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे देते थे। तो ये जो बीच में जो ट्रांजिट किंगडम्स हैं आपके, ये ट्रांजिट किंगडम्स भी अमीर होने लगेंगे। ट्रांजिट किंगडम्स इन रिटर्न क्या करते थे, सिक्योरिटी देते थे आपके ट्रैवलर्स को। यहां पर आप देखेंगे तो मैं एक और एनिमेशन आपको दिखा देता हूं। यहां पर सिल्क रूट की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पॉइंट की जाएंगी और वो मैं सिल्क रूट की इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको बता दूंगा ताकि आप इमेजिन कर पाए किस तरीके से जॉइंट था वो। जैसे यहां देखें आप जिनयांग, जियान के बाद आगे बढ़ेगा डुनहुआन। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर सिल्क प्रोड्यूस होता था एक्सटेंसिवली और बाहर बेचा जाता था। डुनहुआन से जो रास्ता मिलेंगे, दो रास्ते जाएंगे और कासगर में मिलेंगे। कासगर के बाद आगे जाएंगे, यहां पर मिलने वाले ताशकंद में, एक ताशकंद ये आपका सेंट्रल एशिया में आ गया, और दूसरा आप देखेंगे ये रास्ता जाके कासगर से एक रास्ता ताशकंद को कट रहा है, दूसरा आगरा। आगरा से भी, आगरा तक भी सिल्क आने वाला है और आगरा में जब प्रोडक्शन चालू होगा तब भी। अब देखिए ताशकंद से आगे जाएगा तेहरान जो ईरान में है, बगदाद इराक, उसके बाद एनातोलिया आसपास के इलाकों में तुर्की इस्तांबुल, यहां से घूमकर ये मेडिटेरेनियन सी के द्वारा आपका वेनिस इटली पहुंचने वाला है। इटली पहुंच गया मतलब रोम पहुंच गया। तो ये रास्ता आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से लैंड रूट को इख्तियार किया गया, लैंड रूट को यूज किया गया और कैसे आपका सिल्क चाइना से यूरोप पहुंचता था। तो ये जो रूट है ये आपकी लैंड रूट थी। तो लैंड रूट मैंने आपको समझा दी। अब हम देखते हैं कुछ सी रूट्स भी डेवलप हुई। जैसे कि सी रूट्स में आप पर्टिकुलरली देखने वाले हैं एक पर्टिकुलर रूट जो आपकी यहां से आने वाली है। ये जो मैंने आपको बताया था कि काशगर से जो आगरा की तरफ आती है, यहां से ये आज पाकिस्तान के पास ये पोर्ट है, यहां से भी यहां सेल्स होगा, यहां से पूरे ऑल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आप देखें इजिप्ट और आसपास के यूरोप के इलाके में, और यूरोप के अलावा जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके आसपास के इलाके में भी सेल्स होगा। या फिर एक तरीके से ये सी रूट बन गई जहां से और भी सिल्क के अलावा भी ट्रेड होने लगा। साथ में आप देखेंगे ईस्टर्न साइड पे भी, तो ईस्टर्न साइड पे यहाँ आप देखें स्टेट ऑफ मलक्का के आसपास ट्रेड होने लगा। काफी इफेक्टिव ट्रेड आपका म्यांमार, कोलकाता जो बंगाल है, बंगाल से भी काफी इफेक्टिव ट्रेड बढ़ जाएगा। और ये सारे चाइना तक, चाइना, कोरियन पेनिनसुला और आसपास के इलाकों में भी काफी इफेक्टिव ट्रेड होने लगा था। ये कब हुआ, जैसे ट्रेड चालू हुआ, साथ में सिल्क जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था या कमोडिटी थी उसकी मांग बढ़ती है, तो ये नई नई ट्रेड रूट्स आती हैं। चाइना जो कि ईस्ट एशिया में है उसको यूरोप से जोड़ दिया जाता है, और बीच में इंडिया जो है ट्रांजिट में, जो कि स्पाइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, उसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आगे देखें तो आगे हम बात करेंगे जो कुशानास है। कुशानास में पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट किंगडम बन जाते हैं जब ये सिल्क रूट डेवलप होता है। साथ में ये ट्राइबल ग्रुप थे जो धीरे धीरे कंट्रोल ले लेते हैं सिल्क रूट का। सिल्क रूट मैंने आपको बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन गई। लगभग 2000 साल पहले जब बैकग्राउंड में आपके, मैं पढ़ाऊंगा आपको क्राइस्ट के बारे में, बैकग्राउंड में जब यरूशलेम में या फिर आपके जेरूशलेम में क्राइस्ट का बर्थ हो रहा था, उस समय पे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे और सेंट्रल इंडिया पे कुशानों का राज था। कुशानों ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। यहाँ के कुछ दो मेजर सेंटर्स थे, एक पेशावर और दूसरा मथुरा। तक्षशिला भी काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था, जो कि आपको मैंने बताया भी था कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक तरीके से कह सकते हैं गाइड चाणक्य, वो तक्षशिला में ही पढ़ाते थे। ये तक्षशिला भी कुषाण के किंगडम में ही आता था, और इन्हीं के रूल के दौरान ये जो सिल्क रूट की एक एक्सटेंडेड ब्रांच है वो सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करती है, कनेक्ट करती है, और उसके साथ सी पोर्ट्स से भी कनेक्ट हो जाती है जो कि इंडस रिवर से आते थे। तो इंडस रिवर के माउथ पे जो सी पोर्ट्स थे उनसे भी कनेक्ट होती है। यहां से जो सिल्क है आपके रोमन एम्पायर में जाया करता था। तो एक तो आपका लैंड रूट हो गया, दूसरा आपका सिल्क रूट। ये मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, यहां पर भी वही चीज दी है। कुआंग के बाद ये देखिए कुषाण एम्पायर इतने पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपको चाइना से सिल्क लेकर जाना है तो आपको यहाँ बीच में आना पड़ेगा, यहाँ आपको इनको ट्रांजिट फीस देनी पड़ेगी, ये आपको इन रिटर्न प्रोटेक्शन देने वाले हैं। यहाँ पर आप इंडस से कनेक्ट होकर एक पोर्ट आ गया, पोर्ट जो आपके यूरोप से कनेक्ट कर देगा, या फिर आप सी लैंड रूट से जाएंगे तो आपको इस तरीके से इस्तानबुल से होकर यूरोप जाना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से नीचे उतरकर वेनिस पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स हुआ करती थी कुषाण के टाइम पे। ये आपको पता चलता है क्योंकि वहां पर आपको गोल्ड कॉइन्स देखने मिले हैं कुषाण के, और उसमें गोल्ड कॉइन्स में आपको पंचिंग से समझ में आ जाता है कि कुषाण के एरा के गोल्ड कॉइन्स हैं। अब गोल्ड कॉइन्स के अलावा अब हम बात करते हैं कुछ रिलीजियस एंगल की।
तो बुद्धिज्म भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली स्प्रेड हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। कुशाना के एक बहुत ही पॉपुलर रूलर थे जिनका नाम है कनिष्क। कनिष्क ने लगभग रूल किया 1900 ईयर्स के आसपास, मतलब आप ये समझिए 100 एडी के आसपास कुशाना का रूल था, कुशान का रूल था, जिसमें कनिष्क जो इंपॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी जहां पर स्कॉलर्स को बुलाया गया, तमाम स्कॉलर्स को बुलाया गया, और जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हेड की गई थी अश्वघोष के द्वारा, जिन्होंने बायोग्राफी कंपोज की बुद्ध की, जिसका नाम था बुद्ध चरिता या बुद्ध चरितम। ये जो अश्वघोष है, ये आपके कनिष्क की कोर्ट में कोर्ट पोएट थे। साथ में आप देखेंगे कि यहां से आपकी संस्कृत राइटिंग भी चालू हो जाएगी। जो आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं यहां से संस्कृत में लिखना भी चालू कर देंगे, और बहुत सारे जो स्कल्पचर्स हैं जो स्तूपा में बने, सांची में बने हैं स्तूपास, उनको भी कार्व किया जाएगा, जो बुद्धा के बारे में बताएंगे, बुद्धा ने किस तरीके से एनलाइटनमेंट अटेंड की उसके बारे में बताएंगे। और जो बोध गया के सीन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो बोध गया के पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हैं और एनलाइटनमेंट प्राप्त करते हैं, उस तरीके के स्कल्पचर्स भी कार्व्ड आउट होने लगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये सांची में जो कार्व्ड आउट हुआ ये उसी समय की बात है। ये देखिए, ये पीपल का ट्री है, पीपल के ट्री में बुद्धा को किस तरीके से बताया गया है, ये उनकी बुद्धा की सीट है, और यहां पर बताया गया है कि बुद्धा को मेडिटेशन करते हुए एनलाइटनमेंट मिल रहा है। एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आ गया। पहले का जो बुद्धिज्म था, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको कहीं बुद्धा नहीं दिखेंगे। यहां पर बुद्धा क्यों नहीं दिख रहे हैं? बिकॉज बुद्धा इज शोन बाय सिंबल्स। यहां पर एक यूजिंग लोटस या फिर एक कमल का फूल यूज करके वो सिंबलाइज करते थे बुद्धा को, या फिर बुद्धा के लिए कोई भी पर्टिकुलर चीज जो रिलेटेड होती थी उससे बुद्धा को सिंबलाइज किया जाता था। लेकिन एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आएगा, और नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म की खासियत यह है कि यहां पर महायान बुद्धिज्म नाम से आने लगेगा। यान का मतलब होता है व्हीकल। तो पहले का जो बुद्धिज्म होगा उसको कहा जाएगा हीनयान, मतलब स्मॉलर व्हीकल, और जो महायान मतलब कहा जाएगा बिगर व्हीकल। और बिगर व्हीकल जो ये बुद्धिज्म होगा, इसके फीचर्स ये होंगे कि यहां पर बुद्धा को एक इंसान की तरह पूजा जाने लगेगा। द बुद्धा विल बी प्रेज्ड और विल बी वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैचू। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज था। और इसके साथ मथुरा और तक्षशिला में अलग अलग प्रकार के स्टैचूज बनना शुरू हो गए। आप देख पा रहे होंगे, ये आपका मथुरा, यहां पर मैं बता दूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। ये तक्षशिला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको देखना मथुरा, ये दो सेंटर्स थे जहां पर स्टैचूज बनने लगे बुद्धा के एक्सटेंसिवली। बाकी सांची आपको मैं बता ही चुका हूं पिछले लेक्चर में, बोध गया, यहाँ पर पीपल ट्री के अंदर आपको बुद्धा को मेडिटेशन करते हुए एनलाइटनमेंट मिलता है। पाटलिपुत्र भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उज्जैन भी। अब देखें जो इमेज है आपकी बुद्धा की, ये मथुरा इमेज है, मथुरा की इमेज दी है, साथ में ये तक्षशिला में जो इमेज बनाई गई वो दी है। इनके बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको इतना समझना जरूरी है कि दो तरीके से स्टैचूज बनाए जाने लगे महायान के समय पर, एक मथुरा में और दूसरा तक्षशिला में। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज आया वो था बोधिसत्व में बिलीव करना। अब बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व एक ऐसा आदमी है या फिर एक ऐसे पर्सन है जो खुद तो एनलाइटेंड है, उनने एनलाइटनमेंट अचीव कर लिया है, पर वो वेट कर रहे हैं ताकि दूसरों को वो हेल्प कर पाए एनलाइटनमेंट अचीव करने में, निर्वाण अचीव करने में, और उसके बाद ही वो आगे पास होते हैं या महापरिनिर्वाण को जाते हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको आप कहते हैं बोधिसत्व। ये बोधिसत्व की जो फिलॉसफी है, आइडिया है, ये भी आपको मिलता है जब महायान पिक्चर में आता है। ये बोधिसत्व की प्रैक्टिस या फिर जो पूजा है, वर्शिप है, ये भी काफी पॉपुलर हो जाएगी। पर्टिकुलरली आप देखेंगे जो सेंट्रल एशिया के इलाके हैं, चाइना है, कोरिया है और जापान, यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि बोधिसत्व की जो पूजा होती है वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगी, और यहाँ से ये सारी जगह फैलने वाली है। वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी ये काफी एक्सटेंसिवली फैलेगा। मैंने आपको बताया था कर्नाटका, तमिलनाडु के इलाके में और गुजरात में आपको बहुत सारी एरियाज ऐसे मिलेंगे जहां पर बुद्धिज्म फैल रहा था। यहाँ पर केव्स, जो महाराष्ट्र के केव्स के बारे में हमने बात की थी, साउथ में भी ऐसे केव्स है, और भी बहुत सारी जगहों की हमने बात की थी आपसे, जहां पर मॉन्क्स रहने लगे थे। चाहे पहाड़ों के अंदर केव्स काट के रह रहे हैं, उसको वेल पॉलिश सरफेस रहेगा, उसके ऊपर पेंटिंग्स रहने वाली हैं, रेसिडेंस के लिए भी इलाका होगा, और आपके मेडिटेशन के लिए भी वहां पर जगह होगी। कुछ जो केव्स हैं वो पुराने राजा महाराजाओं के द्वारा या फिर मर्चेंट्स के द्वारा बनवाए जाते थे। कुछ जगह पर आप देखेंगे जो वेस्टर्न घाट्स के पास है, वहां पर भी आपको केव्स देखने मिल जाएंगे। वेस्टर्न घाट के जो पासेस हैं वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट केव्स आपको देखने मिलेंगे जो राजा महाराजाओं के द्वारा या मर्चेंट्स या फार्मर्स के द्वारा बनाए गए। बुद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट में भी फैला,
जहाँ श्रीलंका है या म्यांमार है, यहाँ पे भी आपको बुद्धिस्ट प्रैक्टिस मिलेंगी। थाईलैंड में भी फैला, और दूसरे जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया है या फिर और भी जगह है, वहां पर काफी एक्सपेंड हुआ बुद्धिज्म का। ये जो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, इसको आप थिरावाडा बुद्धिज्म कहते हैं। थिरावाडा में बुद्ध को इमेजिन किया जाता है या फिर माना जाता है एज अ टीचर, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था इन एरियाज में, पर्टिकुलरली इंडोनेशिया में, या फिर आप जो आपके साउथ ईस्टर्न एशिया है वहां पे थिरावाडा बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ। और आपका जो चाइना है और कोरिया है, यहाँ पर पॉपुलर हुआ आपका महायान बुद्धिज्म। तो ये दो आपको आइडियाज मिल गए होंगे बुद्धिज्म के। अब बात करते हैं ट्रेडर्स के बारे में। तो जो ट्रेडर्स हैं वो ऐसा माना जाता है जो आपके वेस्टर्न घाट्स के केव्स हैं यहाँ पर रुका करते होंगे। ये कहीं ना कहीं से हमें एविडेंस मिल रहे हैं। पर्टिकुलरली आप बात करें जो महाराष्ट्र में केव्स हैं बहुत पॉपुलर, काले केव्स, इनके पास में ऐसा माना जाता है कि जो आपके ट्रैवलर्स वगैरह है वो हॉल्ट करते होंगे, और यहाँ पर ट्रैवलर्स जो है वो मॉन्क्स को गिफ्ट देते होंगे या फिर फूड या मेडिसिन देते होंगे, और जो यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं ये उनको नॉलेज देते होंगे इन रिटर्न। अब जो तीर्थ यात्री हैं उनकी क्या जिज्ञासा है, किस तरीके से उन्हें जो तीर्थ यात्रा क्यों कर रहे हैं, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, अपने घर छोड़ के इतने पैदल किलोमीटर्स क्यों चल रहे हैं। आज के समय में बात अलग है कि आपके लिए एक तीर्थ यात्रा या फिर चार धाम एक्सप्रेस इस तरीके की ट्रेनें चल रही हैं, पर उस समय ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता होगा मेरे हिसाब से। और उस समय इस चैलेंज को कैसे मीट करते होंगे, कैसे इतने लंबे लंबे जर्नी कर रहे हैं, साल साल भर वो पैदल चल रहे हैं और लंबा लंबा समय काट रहे हैं। इससे समझ में आता है उनके अंदर काफी जिज्ञासा थी, काफी ज्यादा उनके अंदर क्यूरोसिटी थी अपने रिलीजन को जानने की। चाहे मैन हो या विमेन, दोनों ही काफी लंबी लंबी जर्नियां करते थे, बस वर्शिप करने के लिए या फिर जानने के लिए अपने रिलीजन के बारे में, जो होली प्लेसेस हैं उनको विजिट करने के लिए। ये कहीं घोड़े गाड़ी पर बैठ के आ रहे हैं, बैलगाड़ी पर बैठ के आ रहे हैं, जहाजों में बैठ के आ रहे हैं, इस तरीके से ये बहुत दूर दूर का सफर तय करते थे। इसमें कुछ पॉपुलर ट्रैवलर्स या पिलग्रिम्स हैं, जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं। पर्टिकुलरली आप देखें तो फाहीन का नाम हमें याद रखना है, जो कि लगभग 1600 ईयर्स अगो आए। 1600 मतलब 400 एडी के आसपास इनका आना होता है। उसके बाद ज़ुआंगज़ैंग या फिर आप इनको हुनसेंग भी कहते हैं, ये आपके 600 एडी के आसपास आने वाले हैं। और उसके बाद आई क्विन या आई सिंग भी कहते हैं इनको, ये आपके आते हैं ज़ुआंगज़ैंग के 500 ईयर्स बाद, मतलब लगभग 650 एडी के आसपास ये भी आ जाते हैं इंडिया में पता करने बुद्धा की लाइफ के बारे में, बुद्धा के जीवन के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस या मोनेस्ट्रीज हैं बुद्धा से रिलेटेड उनको जानने के लिए। अब एक बात समझने वाली है कि ये सब ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रैवल करेंगे तो ये लिखने वाले हैं कितने ज्यादा खतरे हुए इनको, कैसी कैसी परेशानी आई इनको, क्या इनको लूटा गया, क्या इनके सामान छीने गए, इनको सफर में कैसी परेशानी हुई, जो मोनेस्ट्रीज में ये गए वहां पे उन्हें क्या किया, किस तरीके की किताबें पढ़ी, क्या उन्हें अपने साथ लेकर आए, ये सारी चीजें बात की जाएंगी। क्या लेकर आए, क्या देकर गए, ये सारी चीजें। अब फाहीन के बारे में बात करते हैं। ये फाहीन जो है, फाहीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो 400 एडी के आसपास आते हैं। ये इंडिया चाइना कैसे वापस लौटे, ये बड़ी शानदार कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि फाहीन जब तमाम चीजें जो किताबें वगैरह उनको चाहिए थी बुद्धा की, और जो उनको स्टैचू चाहिए था, वो सारा बुद्धा की चीजें कलेक्ट कर कर वो बंगाल से अपना ट्रैवल चालू करते हैं वापस अपने चाइना जाने के लिए। एक मर्चेंट के शिप में वो बैठ जाते हैं। शिप थोड़ी आगे चलता है, 2 दिन ही हो पाते हैं, और 2 दिन होने के बाद एक खतरनाक तूफान में फंस जाता है। जो व्यापारी था वो अपना सारा सामान फेंकने लगता है ताकि उसका जो शिप है वो हल्का हो जाए, ताकि डूबे ना। फाहीन भी अपनी जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो कम जरूरत की चीजें होती है, वो फेंक देता है, और जो बुद्ध की मूर्ति थी और जो बुद्ध की कुछ किताबें थी उनको अपने गले से लगा के, अपने सीने से लगा के 13 दिन तक वो स्टॉर्म से, उस तूफान से लड़ता है। 13 दिन वो स्टॉर्म से लड़ेंगे, उसके बाद जाके जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो खत्म हुआ। और उसके बाद 90 दिन 90 डेज बाद वो जावा पहुंचता है। जावा सुमात्रा आपने सुना है जो, यहां पर पहुंच के वो 5 महीने का एक हॉल्ट लेता है, 5 महीने वो वहां पे रुकता है, और उसके बाद दूसरे मर्चेंट का शिप पकड़कर वो चाइना लौटता है। ये यहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। यहां देखिए, बंगाल से कहानी चालू करते हैं। बंगाल से अपना पूरा सामान लेकर निकलते हैं, और बंगाल से पूरा सामान लेकर ये निकलेंगे, यहाँ पर पहुंचे श्रीलंका। श्रीलंका से एक स्टॉपेज फर्दर लिया इन्हें, आगे जाके जावा के पास पहुंचे, जावा में 5 महीने का स्टॉप, और फिर उसके बाद फाइनली ये अपने यहाँ चाइना पहुंचने वाले हैं। तो ये कहानी बताई हमने हुनसंग फाहीन की। अब हम पढ़ते हैं जुनसंग या हुनसंग के बारे में। हुनसंग लैंड रूट से आए। लैंड रूट से मतलब पैदल चल के आए, चाइना से, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से आए, सेंट्रल एशिया के आसपास से आए। इन्होंने इंपॉर्टेंट जो वापस जाने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार किया, वो भी यही रास्ता किया। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से वापस जाते हैं, और ये अपने साथ लेकर जाते हैं बुद्धा का स्टैचू, जो कि गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड का बना था, जो आपकी चंदन की लकड़ी उसका बना था। और लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स
600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर गए ये बुद्धा की 20 हॉर्सेस पे, 20 घोड़ों पर ये लाद के लेके गए थे 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स। और उसके अलावा आप देखने वाले हैं जिसमें से 50 खो गई। जब उनकी एक नाव, जब वो सफर कर रहे होंगे तो एक नाव जो डूब जाती है इंडस रिवर में, उसकी वजह से 50 मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनका वेस्ट हो जाता है। उस समय आप देखिए कितना कठिन होता होगा चीजों को संभाल के रखना, किताबों को संभाल के रखना, पानी ना लग जाए, दीमक ना लग जाए, मॉइस्चर ना लग जाए। आज तो आप देखिए पेन ड्राइव में या फिर आप अपने ड्राइव में कितनी सारी बुक्स को स्टोर कर सकते हैं और कोई भी टेंशन नहीं है, ना गीले होने की टेंशन है, ना पानी रखने की टेंशन है। तो कितना ज्यादा फायदा या कितना ज्यादा चेंज आ गया टेक्निकली। बाद में हम ये देखते हैं कि जो बची हुई 550 मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको ट्रांसलेट करने में, संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करने में हुनसांग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो हमने फाहीन के बारे में समझ लिया, हमने हुनसांग के बारे में समझ लिया, हमें ट्रैवलर्स के बारे में पता चल गया। अब एक और बात है जो हुनसांग अपने अकाउंट में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मैं नालंदा पढ़ने आया, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उस समय की। यहां पर जो हुनसांग है अपने अकाउंट्स में लिखते हैं जो टीचर थे यहाँ के वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट एबिलिटी के थे और उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट था। वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे सिंसियरिटी से, जो भी रूल्स दिए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। पूरे दिन इनका डिस्कशन चलता था और नए और पुराने दोनों लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हेल्प करते थे। बड़े बड़े विद्वान भी अलग अलग शहरों से यहाँ आते थे अपने डाउट्स पूछने के लिए, जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं या फिर बुद्धिस्ट टीचर हैं उनसे। एक और चीज बताई गई कि जो आपके गेट कीपर्स हैं वो आपसे कठिन सवाल पूछा करते थे और अगर आप उनका जवाब देते थे तभी आपको अंदर जाने दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि लगभग अगर 10 लोग जा रहे हैं तो 10 में से 7 लोगों को तो गेट से ही बाहर भगा दिया जाता था, गेट से अंदर नहीं जाने दिया जाता था। यह आपको समझ में आता है नालंदा के बारे में। ये नालंदा के कुछ रिमेन्स हैं, बिहार में नालंदा है, इसके कुछ रिमेन्स है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये कुछ रिमेन्स दिए हैं उस यूनिवर्सिटी के जहां पे चाइना से भी लोग पढ़ने आते थे या फिर पूरे विश्व से कहां से लोग यहां पर ज्ञान लेने आते थे। अब यहां पर मैंने बुद्धिज्म की बात की, बुद्धिज्म कैसे डेवलप हो रहा था महायान से, फिर आपका थेरावाड़ा ये सब डेवलप हुआ, हीनयान हुआ, बोधिसत्व की भी हमने बात की, हमने ट्रैवलर्स की भी बात कर ली, हुनसांग की, फाहीन की, इनसिंग की। अब हम बात करने वाले हैं भक्ति की। बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट भी चालू हो गया था जिसमें भगवान की पूजा के बारे में बात की जाती है। ये आप देखने वाले हैं सेंट्रल फीचर बन जाता है, जो लेटर बुद्धिज्म का फेज है वहां पे ये सेंट्रल फीचर बन जाएगा। यहाँ पर आप भक्ति में देखने वाले एक पर्टिकुलर डेटी होगा, एक भगवान होगा जिनकी भक्ति की जाएगी। कृष्ण हो सकते हैं, शिव है, दुर्गा है, विष्णु है, ये तमाम लोगों की भक्ति की जाएगी, इन डेटीज को पूजा जाएगा। यहाँ पर यह माना जाता है कि जो हाई कास्ट और लो कास्ट है ऐसा कुछ नहीं होता, औरत और मर्द ऐसा भी कुछ नहीं होगा, नो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, सब इस भक्ति के मार्ग को, इस भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकते हैं। यह डिपेंड करने वाला है पर्सन के डिवोशन के ऊपर और उसने जो भगवान चुना है उसके बीच में। तो आदमी और उसके भगवान के बीच में यह बात है, इसमें किसी भी प्रकार का जातिवाद या लिंगवाद नहीं देखने मिलेगा। जैसे ही शुरू होती है भक्ति, उसका ओरिजिनेशन समझने की बात करते हैं। तो जो भक्ति का आइडिया आया वो कहीं ना कहीं भगवत गीता से ओरिजिनेट होता है। भगवत गीता जो एक महाभारत का पार्ट है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर जब कृष्ण कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, अबैंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन मी, मेरी शरण में आओ, तब अर्जुन सब चीजें छोड़ता है और सारी चीजें छोड़कर वो कृष्ण की शरण में आ जाता है। और यहीं से शुरू होती है आपकी भक्ति, या फिर भगवत गीता में जो भक्ति दी है उसका मतलब यही है। शुरुआती दौर में देखें तो इंडिविजुअल वर्शिप होती है गॉड या गॉडेसेस की। एक इंडिविजुअल आदमी, एक पर्टिकुलर एक आदमी पूजा कर रहा है भगवान की और उसी को आप भक्ति कहेंगे, जिसमें इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस नहीं होते, जिसमें ये नहीं होगा कि आपको फूल चढ़ाना है, आपको सैक्रिफाइसेस देने, आपको यज्ञ करना है, ये सारे रिचुअल्स वगैरह नहीं होने वाले, ये इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस नहीं होने वाले। सिंपली इट्स अ 1-to-1 रिलेशन जिसमें आपके डेटी होंगे और एक पर्सन होगा और इंडिविजुअली आप वर्शिप करेंगे, अपना डिवोशन शो करेंगे। यहां जरूरत यह है कि आप अपना डेटी चूज करें और उनके साथ एक प्योर हार्ट रिलेशन बनाएं, आप साफ मन से रिलेशन बनाएं और आपके जो डेटी हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं और वो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करेंगे। धीरे धीरे ये जो आइडिया है इसको एक्सेप्टेंस मिलने लगा, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करने लगे। उसके बाद जो आर्टिस्ट थे ये बड़ी सुंदर सुंदर इमेजेस बनाने लगे इस चीज की। ये जो वर्शिप वाली जो चीजें हैं इसकी इमेजेस बनने लगी, स्कल्पचर्स बनने लगे। आप देखेंगे विष्णु एज 12 अवतार, 12 अवतार में आपको समझ में आएगा इसके पीछे कहानी है कि विष्णु देव 12 अवतार बनकर ये जो अर्थ है, ये गॉडेस अर्थ को अपने 12 के जो सींग होते हैं, इस तरीके से जो दांत होते हैं लंबे लंबे, उससे रेस्क्यू करके लाते हैं। जब एक दानव
जो अर्थ को लेकर भाग जाता है तब। ये मध्य प्रदेश में आपको एरन के आसपास ये इमेज देखने मिलेगी। मध्य प्रदेश में यहाँ पर एरन जो नॉर्दर्न एरिया में है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। यहाँ पर आपको विष्णु एज ए बोअर या फिर बारह के अवतार में मिलेंगे। बोअर के आपने देखा होगा एक लंबे लंबे इस तरीके से दांत होते बाहर निकले और उसके ऊपर ये अर्थ गॉडेस को लेकर आते हैं, जो कि पानी में डुबा दी गई थी एक दानव के द्वारा। यहां पर आगे हम एक और बात करते हैं कि ये जो भक्ति शब्द है ये कहां से आता है, इसका ओरिजिनेशन कहां से है और इसके मीनिंग्स कैसे डिराइव होते हैं। तो भक्ति को एक संस्कृत शब्द है जिसका नाम है भज, जिसका मतलब है टू डिवाइड और शेयर, बांटना, शेयर करना। भज का मतलब है, भज मतलब भाग करना, टू डिवाइड। अब इसमें दो तरीके, टू वे रिलेशनशिप होता है। एक तो आपका डेटी का रिलेशन होगा डिवोटी की तरफ और डिवोटी का रिलेशन होगा डेटी की तरफ। जो भक्त है वो डायरेक्टेड है भगत की तरफ। भगत का मतलब है भगवान। और इसके साथ एक और बात जो समझने वाली है कि भगवान जो है, भगवान का एक शेयर या फिर जो ब्लिस या फिर जो गुड फॉर्च्यून मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपके डिवोटी को या भक्त को। तो दो मतलब हो सकते हैं, एक तो भगत का मतलब भगवान हो सकता है या भगवत का मतलब भगवान हो सकता है, और जो आपका भक्त है उसको भगवता कहते हैं। भगत या भगवत और भगवता। भगवता का अर्थ है भक्त और भगवत का अर्थ है भगवान। इसीलिए कहते हैं भगत के वश में है भगवान। तो जो भक्त है या भगवता है उसके वश में भगवान है, क्योंकि ये अगर पूज रहा है तब ये भगवान है, अगर ये नहीं पूज रहा तो ये नहीं है भगवान। तो इस तरीके से इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज आ गए भक्ति मूवमेंट के, ये भक्ति के टाइम पे, ये जो भक्ति चालू हुई उससे ये आइडियाज आए। अब डेटीज स्पेशल हो गए, धीरे धीरे आप देखेंगे डेटीज का जो एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों में वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो गई, पर्टिकुलर हो गए डेटीज। तो डेटीज के लोगों ने मंदिर बनाना चालू कर दिए, स्पेशल होम्स। अब आप समझ सकते हैं, आप पूजा कर रहे हैं उनकी तो एक स्पेशल, उनके लिए स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट भी होने वाला है। तो उन्हें मंदिर बना दिए, घर बना दिए, जिनको उन्हें मंदिर पुकारना चालू कर दिया कि दीज आर टेम्पल्स। अब मंदिर बनाए तो उसके साथ बहुत ही सुंदर आर्टिस्टिक चीजें होंगी, स्कल्पचर्स जोड़े जाएंगे, पोएट्री लिखी जाएगी, आर्किटेक्चर बड़ा शानदार होने वाला है इन तमाम मंदिरों का। यहीं पे संगम लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट पोएम लिखी गई है जो कि तमिल में अपर नाम की एक पोएट ने लिखी है, जिसमें ये शिव की आराधना करती हैं, शिव की तारीफ करते हैं। और ये विलाला थी। अपर लिखती हैं कि एक लीपर जिस आदमी को कोढ़ है और उसके हाथ पैर सड़ रहे हैं, वो आदमी जो ब्राह्मण जिसको नीच कहता है, जिसको छोटा आदमी मानता है, वो आदमी जो लोगों के जो मरी हुई कंकाल होते हैं उनको निकालता है। ये सारे लोग भी, और अगर ये नौकर हैं, इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट्स ऑफ हिम, अगर ये सारे लोग चाहे लीपर की बात करें या स्कैवेंजर की बात करें या फिर ऐसे आदमी की बात करें जिसको ब्राह्मण लो कास्ट का या फिर लो मानता है, अगर ये सारे लोग अगर उस भगवान के भक्त हैं जो कि गंगा को अपने बालों में समाये रखता है, अर्थात शिव, शिवा की बात हो रही है यहां पर, अगर वो अपने बालों में गंगा को समाये रखता है, उसके भक्त हैं, उसके नौकर हैं, उसके मुलाजिम हैं, तो मैं उन लोगों की भी पूजा करूंगी, वो भी मेरे लिए भगवान के समान है। तो ये चीज आपको देखने मिलती है संगम लिटरेचर के टाइम पे अपर लिखती है। अब मैंने आपसे फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि हमारे इंडिया का नाम, इंडिया का जो नाम है वो कैसे पड़ा, या फिर हमने भक्त जो आपका भारत नाम पड़ता है वो भारत नाम कैसे पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि इंडस नदी को हिंदोस या इंदोस कहते थे, इंदोस या हिंदोस। तो जो हिंदोस कहते थे, हिंदोस से ही नाम जो आ गया हिंदूस। हिंदोस मतलब जो इंडस रिवर के ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनको आप हिंदूस कहते हैं, और इस तरीके से जो नेम है वो ओरिजिनेट होता है। जो अरब्स हैं और ईरानियंस हैं, इनने हमें जो ईस्टर्न पार्ट में जो लोग रह रहे हैं रिवर के, उनको हिंदू कहना चालू किया, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर कल्चरल प्रैक्टिसेस थी और पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ्स थे। अब बैकग्राउंड की बात, क्रिश्चियनिटी उसी टाइम पे डेवलप हो रहा था। मैं टाइमलाइन पे समझाता हूं आपको। उसी टाइम पे क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रहा था। ये लगभग आप 2020 में बैठे हैं, यहाँ जीरो है, जब हमारे यहाँ पे इतने सारे किंगडम्स डेवलप हो रहे हैं। कुशाना ने जब नॉर्थ वेस्ट में सिल्क रूट पे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया, उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रहा है। ये देखिए जीरो मतलब क्रिश्चियनिटी, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2000 ईयर्स पहले क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रहा था। बेथलेहम जगह जो है आज इजराइल के आसपास की जगह है, जो रोमन एम्पायर में थी उस समय, वहां पर क्राइस्ट का जन्म होता है। जब क्राइस्ट का जन्म होता है तो क्राइस्ट अपने साथ आइडियाज लेके आते हैं कि मैं इस दुनिया का मसीहा हूं, आई एम सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द मसाया। यहां पर वो बात करते हैं लव की, ट्रस्ट की, कहते हैं सब प्रेम करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, इंसानियत यही है।
और ये चाहते थे कि जैसा आप खुद को ट्रीट करवाना चाहते हैं सामने वाले से, आप वैसा ही सामने वाले को ट्रीट करें। सिंपल सी बात है, गिव लव टेक लव, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। इस तरीके का एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे, जहां लव और ट्रस्ट को ये प्रोमिनेंट पिलर्स मानते थे अपनी टीचिंग्स का। और धीरे धीरे आप देखेंगे इनकी टीचिंग एक्सपैंड होने वाली है। इनकी टीचिंग जो है वो हर जगह पर पहुंचेंगी, चाहे आप बात करें यूरोप की या फिर आप बात करें और भी आसपास के इलाकों की, यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। इवन इंडिया में भी एक्सपेंशन होता है। जो आपके एरियाज ऑफ सीरिया है, इस्तांबुल है, टर्की है, इस सारी जगहों पे भी एक्सपेंशन आपको देखने मिलेगा। और इन क्रिश्चियंस को जो इंडिया में आकर बसे, उन क्रिश्चियंस को आप सीरियन क्रिश्चियंस कहते हैं, जो आज पर्टिकुलरली आपको केरला में देखने मिलते हैं, जो वेस्टर्न एशिया से आए हैं, ये माना जाता है। और ये ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी भी कही जाती है। सीरियन क्रिश्चियंस जो है, इनको ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी भी कहा जाता है। ये जो टीचिंग्स है, ये वेस्ट अफ्रीका में भी फैली, वेस्ट एशिया में भी फैली, अफ्रीका में भी फैली, और यूरोप में भी काफी एक्सपेंशन हुआ। और आप ये देखते हैं कि 100 साल के अंदर जिस तरीके से इस्लाम में, आप देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, कि विद इन 100 ईयर्स इस्लाम ऑल्सो एक्सपेंडेड अ लॉट, सिमिलरली क्रिश्चियनिटी ऑल्सो एक्सपेंडेड अ लॉट विद इन दीज 100 ईयर्स। और इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और प्रीचिंग भी बहुत ज्यादा इंटेंसिव हो जाती है। हमेशा की तरह परंपरा अनुसार स्लाइड को पॉज करें और सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख लिए होंगे। सवाल नंबर 1, मोविंदर। ये मैंने आपको बताया था, संगम लिटरेचर में चर्चा हुई है 3 चीफ्स की। तो 3 चीफ्स आपको दिख रहे हैं, चोला, चेरा एंड पांड्या। तो मोविंदर आपका हो गया 3 चीफ्स। फिर आप बात करें लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा, तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा कहते थे सातवाहनास को। अश्वघोष के बारे में भी हमने बात की थी जब हम कुशानास के बारे में बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, तब अश्वघोष बुद्ध चरिता लिखते हैं। तो ये अश्वघोष जो है वो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड हो जाएगा, या हम उसको बुद्धयान चरिता से भी रिलेट कर सकते हैं। फिर बोधिसत्वा और ज्यादा बेटर आंसर लगता है हमें महायान से रिलेट करने के लिए। बोधिसत्वा पर्टिकुलरली डायरेक्टली रिलेटेड है महायान से। इसीलिए हम जब भी यूपीएससी के सवालों के जवाब देते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि बेस्ट या फिर मोस्ट एप्ट आंसर निकालने की। मोस्ट एप्ट आंसर क्या होगा वो हमें निकालने की जरूरत है, क्योंकि आप यहां पर देखने वाले जो आपका अश्वघोष है वो महायान से भी कनेक्ट हो सकता है और बुद्ध चरिता से भी, लेकिन ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, ज्यादा डायरेक्टली इंटरलिंक हो रहा है बुद्ध चरिता से। तो आप बुद्ध चरिता से इसको कनेक्ट करेंगे अश्वघोष को, और बोधिसत्वा को आप रिलेट करने वाले हैं महायान बुद्धिज्म से। फिर हम हुनसंग की बात करें तो आप जानते हैं कि 3 आपके चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे, आइसिंग, हुनसंग और फाहीन। तो तीनों आपको याद रखने हैं, और उनके साथ जो घटनाएं घटी वो भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 और फिर चैप्टर 11 और किताब खत्म। तो ओनली आइज के साथ बने रहिए। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।